लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करा था। किसी को याद है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करते चले जाओगे, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करते हुए चले जाओगे, उससे मिलने वाली यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। याद है? एक गोलगप्पा खाओगे बड़ा मजा आएगा, दूसरे में उतना मजा नहीं आएगा, तीसरे में थोड़ा और कम आएगा, चौथे में और कम आएगा, 10वें गोलगप्पे के बाद तुम्हें उल्टी होने लग जाएगी। तो जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी के यूनिट्स को इंक्रीज करते चले जाते हो, उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जर्मन इकोनॉमिस्ट एच एच गॉसन ने दिया था, इसलिए इसको गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि ये लॉ जो है इसकी क्या क्या अजम्पशंस हैं, तो हम इसकी सबसे पहले करेंगे अजम्पशंस। इसके अंदर हम क्या क्या अज्यूम करके चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि यूटिलिटी को हम नंबर में काउंट कर सकते हैं। किसी भी चीज से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम नंबर में काउंट कर सकते हैं कि इससे मुझे 20 की सेटिस्फैक्शन मिली, इससे मुझे 18 की सेटिस्फैक्शन मिली, इससे मुझे 30 या फिर 17 की टोटल यूटिलिटी मिली, इससे मुझे 15 की यूटिलिटी मिली। आप जो है यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में काउंट कर सकते हो। इसका सबसे पहला अजम्पशन ये है। ठीक है। दूसरी चीज, आप यूटिलिटी को मनी में काउंट कर सकते हो। आप मतलब कि 10 रुपए के गोलगप्पे तो खाए, पर मुझे मजा कितने का आया? 50 रुपए का मजा आ गया, 18 रुपए का मजा आया, लाख रुपए का मजा आया। तो सबसे पहला अजम्पशन है कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट कर सकते हो। और दूसरा अजम्पशन है कि आप यूटिलिटी को पैसों में काउंट कर सकते हो, कि मुझे 5 रुपए की यूटिलिटी मिली, मुझे 10 रुपए की यूटिलिटी मिली। ये आपका सेकंड अजम्पशन होता है। इतना समझ में आया? ठीक है। थर्ड आपका होता है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट है आपका रीजनेबल क्वांटिटी। ठीक है। अगर मैं पिज्जा की बात कर रही हूँ तो मैं बात करूंगी एक पिज्जा, दो पिज्जा। अगर मैं पानी की बात कर रही हूँ, वाटर की, तो मैं बात करूंगी एक बॉटल या एक गिलास। मैं ये तो नहीं कहूंगी ना एक चम्मच पानी पिया तो मजा आ गया। ठीक है, पिज्जा की एक बाइट खा ली बस मजा आ गया, नहीं। आप रीजनेबल क्वांटिटी की बात करते हो कि अगर पानी की बात हो रही है तो गिलास भर के या बॉटल भर के बात होगी, पिज्जा की बात हो रही है तो एक पिज्जा की बात होगी, दो पिज्जा की बात होगी, गोलगप्पे की बात हो रही है तो सिर्फ उसकी चूरी की बात नहीं, सिर्फ उसका चूरा चूरा खा लिया, नहीं, प्रॉपर गोलगप्पा खाया। ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज की बात कर रहे हो उसकी क्वांटिटी को आप रीजनेबल रखोगे। मतलब अगर मैं बहुत प्यासी आई हूँ घर पे, तो मैं एक गिलास पानी पीऊंगी, उसकी सेटिस्फेक्शन कुछ और होगी। ठीक है। पर अगर मेरे को एक चम्मच पानी दे दिया, मैं बहुत प्यासी हूँ, मैं बहुत प्यासी हूँ, और मैंने खाली एक चम्मच पानी पिया, तो क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? फिर तो मुझे और प्यास लगेगी। ठीक है। तो इस लॉ को फुलफिल करने के लिए हमें क्वांटिटी को रीजनेबल रखना होता है। हमें मन घड़ंत कोई भी आपको क्वांटिटी नहीं बोलनी होती है, 500 केले, 10,000 रोटी, ऐसे नहीं, 1 रोटी, 2 रोटी, इस तरह से। तो क्वांटिटी रीजनेबल होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगली आपकी अजम्पशन होती है कॉन्टिन्यूअस।
अगर आप किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हो तो उसको कॉन्टिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हो। ये नहीं कि अभी एक रोटी या मैंने एक गिलास पानी पिया था, अब मैंने कल एक गिलास पानी पिया तो मैं उसको भी अभी मैं काउंट करूंगी, नहीं। आप कॉन्टिन्यूअसली एक बारी में कितना कंज्यूम कर रहे हो वन टाइम में, वो आपका एक्चुअल में आपकी सेटिस्फैक्शन को दिखाएगा, वो एक्चुअल में आपकी यूटिलिटी को दिखाएगा। तो आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी कमोडिटी को यूज कर रहे हो, उसको एक बारी में कितना यूज कर पा रहे हो हम उसको देखते हैं। हम ब्रेक्स में ली हुई क्वांटिटी को नहीं देखते कि थोड़ी देर पहले अभी कुछ खा लिया, फिर 2-4 घंटे बाद कुछ पी लिया, या उसके 3-4 घंटे बाद फिर कुछ पी लिया, नहीं। एक बारी में आप कितना पी सकते हो कोल्ड ड्रिंक को, एक बारी में आप कितने गोलगप्पे खा सकते हो, एक बारी में आप कितने बर्गर्स खा सकते हो, एक बारी में लगातार, उसको जो है आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट मानोगे। अगर आप ब्रेक्स ले रहे हो तो वो आपका इस लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट अजम्पशन कहती है आपकी कि आप जो चीज कंज्यूम कर रहे हो लगातार, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर आप रेडी वाले का पिज्जा खा रहे हो तो आप रेडी वाले का ही पिज्जा खाओ, फिर आप डोमिनोज का पिज्जा मत खाओ। वहीं पे अगर आप वेज पिज्जा में आप प्लेन पिज्जा खा रहे हो, मार्गरीटा खा रहे हो, तो फिर आप जो है वेजिटेबल पिज्जा की बात मत करो। ठीक है। अगर ऐसा होता है कि पहला पिज्जा आपको प्लेन पिज्जा आ गया और उसके बाद आपको खूब सारा चीज वाला पिज्जा आ गया, तो सेकंड वाला पिज्जा बेटर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उससे तो आपका लॉ कैंसिल हो जाएगा, लॉ आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप जो है लोकल वाली रेडी वाला पिज्जा खा रहे हो और वहीं पे आपको डोमिनोज का पिज्जा दे दिया जाए, सेकंड पिज्जा आपको डोमिनोज का दे दिया जाए, तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर रेडी वाला पिज्जा खा रहे हो तो रेडी वाला पिज्जा ही खाओ, फिर डोमिनोज की सोचने की जरूरत नहीं है। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट किसकी बारी है? कंज्यूमर जो है वो समझदार होना चाहिए, बेवकूफ नहीं होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ये रहना चाहिए कि मैं इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खाऊं, इस तरीके से अपनी चीजों को खाऊं कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि शादी में गए, ठीक है, शादी में हम किस लिए जाते हैं? इंडियन वेडिंग्स आर फॉर फूड। खाना बहुत बढ़िया मिलता है ना, वैरायटी मिल जाती है। अब मैं इस तरह से जाऊं, ठीक है, अगर मैं मेकअप करके जा रही हूँ खूब सारा, मैं हॉट लगना चाहती हूँ, स्लिम ट्रिम लगना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी किसी भी फोटो में मैं खाती हुई नजर ना आऊं, तो मैं क्या करूंगी? मैं बहुत थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी चीजें खाऊंगी जिससे ज्यादा पेट भी नहीं भरेगा और ज्यादा लोगों को मैं दिखूंगी भी नहीं खाती हुई। ठीक है, तो ऑलमोस्ट भूखी मर के आऊंगी वापस। वहीं पे सर जाएंगे, सर कहेंगे आहा, वैरायटी मिल गई, अब तो मैं सब खाऊंगा, इतना खाऊंगा कि पेट 4 दिन का भर लूंगा। ठीक है। तो हम दोनों में से रैशनल कंज्यूमर कौन सा है? हम दोनों में, मेरे में और सर में रैशनल कंज्यूमर कौन है? सर रैशनल कंज्यूमर है क्योंकि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं। और वहीं पे मैं अपनी शक्ल ही छुपाने में लगी हुई हूँ, अपना मोटापा छुपाने में लगी हुई हूँ, अपना मेकअप ना खराब हो जाए इस चीज के ऊपर फोकस करने में लगी हुई हूँ, तो मैं अपने पेट को सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही। ठीक है। तो कंज्यूमर शुड बी रीजनेबल। कंज्यूमर के अंदर इतना लॉजिक होना चाहिए, उसको ये कॉम्बिनेशन बनाने आने चाहिए कि कितनी कितनी कमोडिटी को मैं कितना कितना खाऊं, कितना कितना कंज्यूम करूं कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है। तो एक कंज्यूमर का एम होना चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की तरफ। ठीक है। कि इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाओ कि ज्यादा मजा आए। समझ में आया? तुम्हारे पास 100 रुपए, तुम घंटा घर आ गए हो, तुम्हारे पास बहुत सारी ऑप्शन है खाने की, तो तुम क्या चाहोगे? ये 100 रुपए में मैं पूरा मजा ले लूं कि नहीं लूं? 100 रुपए की एक ओरियो सिल्क लेके खाओगे, या फिर तुम उसके अंदर थोड़ा सा सोडा ले लोगे, थोड़े मोमोज ले लोगे, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज ले लोगे, क्या करोगे? क्या बेटर रहेगा? थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, उसमें मजा ज्यादा आएगा। और खाली एक चॉकलेट खरीद ली तो मजा खत्म। सेटिस्फेक्शन ही मिलेगी, क्या मीठा मीठा खा लिया और तो कोई स्वाद ही नहीं मिला जिंदगी में, है ना?
चॉकलेट तो कभी खाई जाती है ये वाली जब गिफ्ट में मिले, वैसे पैसे खर्च करके कभी नहीं खानी चाहिए, है ना। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि कंज्यूमर को रैशनल होना चाहिए, दिमागदार होना चाहिए, और उसका एम होना चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करने का। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी बारी है। हमारा अगला अजम्पशन होता है कि हर चीज का अपना एक मजा है। ठीक है। बर्गर से आपको अलग स्वाद आएगा, मोमोज से आपको अलग स्वाद आएगा, सोडा आपको अलग टेस्ट देगा, और फ्रेंच फ्राइज अलग टेस्ट देगा, और स्प्रिंग रोल अलग टेस्ट देगा। ठीक है। इस हर एक चीज को खाने का अपना अपना एक मजा है। ठीक है। और तो सबसे पहले, तो जो जो आप चीजें कंज्यूम कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट है आपस में। हर चीज का सेटिस्फैक्शन अपने आप में अलग अलग है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पिज्जा खा लूंगी तो मेरी जो है वो स्प्रिंग रोल खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, या मैंने फ्रेंच फ्राइज खा ली तो मेरा मोमोज खाने का मन नहीं करेगा, नहीं। ठीक है। तो ये हर चीज इंडिपेंडेंट है, हर चीज से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इंडिपेंडेंट है। प्लस हर इंसान का सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग है। ठीक है। तो हो सकता है कि अक्षत को कुछ कॉम्बिनेशन खा के, सर्टन एक कॉम्बिनेशन खा के ज्यादा मजा आता हो, और वहीं पे समीर को एक सर्टन एक कॉम्बिनेशन खा के ज्यादा मजा आता हो सकता है अक्षत को जो है फ्रेंच फ्राइज ज्यादा पसंद हो, और जो समीर है उसको स्प्रिंग रोल ज्यादा पसंद हो। ठीक है। तो अपना कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से पूरा करते हो वो। और अक्षत का कितना पेट भरेगा ये डिपेंड नहीं करता कि समीर का कितना पेट भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोगों की सेटिस्फैक्शन अलग अलग रहेगी, और चीजों की भी सेटिस्फैक्शन, चीजों से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन भी अलग अलग रहेगी। दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। ठीक है। जस्ट बिकॉज मेरे पति ने खाना खा लिया इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पेट भर गया। मेरा पेट अपनी भूख मांगता है, इसका मतलब ये है कि दोनों की सेटिस्फैक्शन अलग अलग है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है सेटिस्फैक्शन के लिए अपने पेट की। समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम अजम्पशन मान के चलते हैं, एमयू ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास 100 रुपए है और मैं निकली हूँ मार्केट में खाने के लिए, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं खर्च करती चली जाऊंगी तो मेरे पास जो रिमेनिंग पैसा रह जाएगा उसको लेके मेरा दिल धड़केगा कि नहीं धड़केगा, यार इतना ही पैसा बचा है, यार इतना ही पैसा बचा तो थोड़ा रह गया। ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है। तो जो जब पैसा थोड़ा रह जाता है तो आपका दिल धड़कने लग जाता है, आपको लगता है कि यार ये तो पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो थोड़ा ही रह गया है। ठीक है। बट इसके अंदर हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि चाहे वो 1 रुपया बचा हो, चाहे वो 50 रुपए बचे हो, चाहे वो 80 रुपए बचे हो, आप एक जैसा ही महसूस करोगे, आप अलग अलग महसूस नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपके मन में ये महसूस आना शुरू हो गया, होना शुरू हो गया कि अब तो थोड़ा पैसा बचा है, मैं ज्यादा खर्च ना करूं, तो क्या होगा, आप अपनी पूरी सेटिस्फेक्शन पे नहीं जाओगे, फिर आप अपना हाथ रोक लोगे। और हमारा मेन एम है आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे लेके जाने का, सारे कंज्यूम सारे गुड्स को यूज करवाने का। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जैसा आप 100 रुपए के नोट को लेके महसूस करते हो, वैसे ही बचे हुए 20 रुपए के लिए भी महसूस करोगे, बचे हुए 10 रुपए के लिए भी वैसा ही महसूस करोगे, और बचे हुए 50 रुपए के लिए भी वैसा ही महसूस करोगे। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द मनी रिमेन्स द सेम, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। समझ आया। ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट किसका है। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन होता है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमारे हाथ में जो पैसा है वो फिक्स है, ना ये कम होगा ना ज्यादा होगा। तो अगर 100 रुपए मिल रहे हैं तो 100 रुपए ही रहेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो इनकम फिक्स हो गई। दूसरा, प्राइसेस भी फिक्स है, हमें पता है कि बर्गर जो है वो 20 25 30 रुपए का आएगा, स्प्रिंग रोल जो है आपके 30 रुपए प्लेट आ जाएंगे, मोमोज आपका 20 30 रुपए जो भी आता है वो प्लेट आ जाएगा। ठीक है। फ्रेंच फ्राइज इतने रुपए की आएंगे, सोडा इतने रुपए का ही आएगा। ठीक है। तो हम जो है ये मान के चलते हैं, ना तो प्राइसेस में कोई फर्क आ रहा है ना हमारी इनकम में फर्क आ रहा है, सेम रहेगी, उसी हिसाब से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा होता है अजम्पशन, वो होता है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज क्या कहता है कि ये कंज्यूमर को अच्छे से पता है कि उसके आसपास की मार्केट में क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन सा गुड मिल रहा है, क्या क्या उसकी यूटिलिटी है, क्या क्या सेटिस्फेक्शन है, और क्या क्या उसका दाम है। कंज्यूमर को सब चीज की पूरी नॉलेज है। ठीक है।
तो अगर अक्षत और समीर घंटाघर आ रहे हैं, उन्हें पता है मोमोज कितने के हैं, कैसा स्वाद देंगे, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कहाँ मिलेगा, कौन सी रेडी पे मिलेगा, ये सब पता है। अगर बर्गर खा रहे हैं तो बर्गर पता है इतने रुपए का बर्गर है, चाहे महेश से खा लो चाहे माँ संतोषी बर्गर का खा लो, इतने रुपए का मिल जाएगा, है ना। सोडे वाले की शॉप यहाँ कोक में जाके या पीछे पान वाले के साथ वहीं से लोगे इतने का मिलेगा, तो आपको पूरी क्लैरिटी रहती है, पूरा प्राइस वगैरह सब पता होता है कि नहीं। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है। तो ये सारी अजम्पशंस हैं। आपको मैक्सिमम कोई भी 6 अजम्पशंस याद रखनी है, इससे ज्यादा अजम्पशंस आपको याद नहीं करनी है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक टेबल बनाऊंगी। जैसे कि हम लिखेंगे आइसक्रीम 1 2 3 4 5 6, इसकी टोटल यूटिलिटी लिखेंगे 20 36 46 50 50 44। इसकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले वाले की एज इट इज 20 लिख देंगे, इधर आएगा 16। ये जो डायग्राम बनाया है हमने, इसमें आइसक्रीम की यूनिट्स बनाई है, टोटल यूटिलिटी बनाई है और मार्जिनल यूटिलिटी बनाई है। तो आप ये देखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिरती जा रही है, पर कौन से यूनिट पे आके वो जीरो हो रही है, कौन सी यूनिट पे जीरो हो रही है, 5th यूनिट पे वो जीरो हो रही है और 6th यूनिट पे वो नेगेटिव हो रही है। तो हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है जीरो वाला, दैट इज 5th आइसक्रीम। 5th आइसक्रीम हमारी बस होती है, इसके आगे हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने निकले हो मार्केट में कि मुझे पूरा पूरा यूज करना आइसक्रीम खा के, तो 5वीं आइसक्रीम तक खा लो, छठी मत खाना, उल्टियां कर दोगे, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वही मिलेगी 5th यूनिट तक। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। इसके अंदर आप सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल, इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है। अगर हम खाली आइसक्रीम आइसक्रीम खा रहे हैं, उसको रिलेटेड आपकी जो है वो कहाँ आएगा, कहाँ कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा। और अगर आप दो कमोडिटी खा रहे हो, पिज्जा भी खा रहे हो और बर्गर भी खा रहे हो, तो वो आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कौन से पॉइंट पे आना चाहिए, हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंगल कमोडिटी का केस पढ़ते हैं, समीर। अब हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसी भी चीज का कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले वो जो चीज ले रहा है उसका प्राइस क्या है, दूसरा उस प्राइस से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, ठीक है। तो कितना दाम है और वो सेटिस्फैक्शन कितने की दे रही है, तो इसको हम मनी टर्म्स में काउंट करते हैं। तो MU इज इक्वल्स टू यूटिल्स, अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, जिसको हम MUM कहते हैं, ठीक है। इसको भी एज अ फॉर्मूला याद रख लेना, अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा। MU of 1 rupee is the extra utility obtained when an additional rupee is spent on the other good। तो जब आप 1 रुपया खर्च करते हो, उससे जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है, उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी कहते हैं। इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो ये और बेटर क्लियर होगा। ईशान, ये कहते हैं इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन MU इज इक्वल्स टू प्राइस। हाँ, MU इज इक्वल्स टू प्राइस, जब MU प्राइस के बराबर होता है तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आता है। अगर MU ज्यादा होगा प्राइस से,
मतलब कि जितने मैं पैसे दे रही हूँ उससे ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है। और हो सकता है कि मैं 10 रुपए की गोभी खरीद रही हूँ, 10 रुपए किलो गोभी खरीद रही हूँ, और ऊपर मुझे सेटिस्फेक्शन 20 रुपए 30 रुपए वाली मिल रही है। मतलब कि आई एम इंजॉइंग, आई फाइंड द प्राइस टू बी लेस एंड आई एम इंजॉइंग, आई एम एट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो मुझे क्या करना होगा, मैं ज्यादा सामान खरीदूंगी, आई विल बाय मोर कमोडिटीज। ठीक है। मैं तब तक खरीदती जाऊंगी जब तक मेरा एमयू प्राइस के बराबर नहीं आएगा। जैसे ही मेरा एमयू और प्राइस बराबर होगा, इसका मतलब ये जितना मैं पैसा लगा रही हूँ उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो आप इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे। अगर आपका एमयू कम है प्राइस से, तो आपको लगेगा कि मैं जितने पैसे दे रही हूँ मजा उतना नहीं आ रहा, तो मुझे पैसे कम देने चाहिए, तो आप उस चीज की खरीदारी कम करोगे। ठीक है। तो अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हो पर आपको ऐसा लग रहा है कि जितने मैं पैसे दे रही हूँ उससे कहीं ज्यादा मुझे मजा मिल रहा है, तो आप उस चीज को ज्यादा खरीदोगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि एमयू और प्राइस बराबर है, तो आपको लगेगा मैं जितना पैसा दे रही हूँ उतना ही मजा आ रहा है, तो आप सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहोगे, ज्यादा नहीं खरीदोगे। पर अगर आपको लग रहा है कि मैं जितना पैसा दे रही हूँ मुझे मजा उतना नहीं मिल रहा, तो आप उस चीज में पैसा कम डालोगे, उस चीज को इतना नहीं खरीदोगे। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? हमें इसको प्रूव करने के लिए एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको यूनिट्स दिए हुए हैं। किसी भी कमोडिटी, एक्स कमोडिटी के आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और आपको उसका प्राइस दिया हुआ है कि हर यूनिट के लिए आपने 10 रुपया खर्च करा। जब आपने पहली आइसक्रीम खरीदी, पहला यूनिट खरीदा, तो आपके 10 रुपए गए। दूसरी आइसक्रीम खरीदी, फिर आपके 10 रुपए लग गए, और तीसरी आइसक्रीम पे 10 रुपए और चले गए, चौथी आइसक्रीम पे 10 रुपए और चले गए, पांचवी पे 10 रुपए और चले गए, और छठी पे भी 10 रुपए और चले गए। तो आप हर यूनिट के लिए 10 10 रुपए देते जा रहे हो। उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन लगातार कम होती जा रही है। दिस इज 20 16 10 4 0 -6। ठीक है। अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी एक्स में उन्होंने बोला हुआ है कि जब आप 1 रुपया खर्च करते हो तो आपको 1 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो विद 1 रुपी यू गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ 1 यूटिल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 20 रुपए खर्च कर रहे हो, ठीक है, 20 रुपए खर्च करके आप 1 यूनिट ले रहे हो, तो आपको 20 का मजा आ रहा है। ठीक है। फिर आप जो है 16 यूनिट खरीद रहे हो अगले ही उसके लिए, कितने यूनिट्स बढ़ गए आपका, 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट के लिए आपने कितने रुपए खर्च करे, 16 आ गया। उसके बाद आपने 1 यूनिट और ले लिया और 10 रुपए खर्च करे, 10। फिर आपने 1 यूनिट और ले लिया एक्स्ट्रा, ठीक है, कितने रुपए खर्च करे, 4। फिर आपने 1 यूनिट और ले लिया, कितने रुपए खर्च करे, 0। फिर आपने 1 यूनिट और लिया, ठीक है, यहाँ तक याद रखा है। अब आप निकालोगे एम एक्स माइनस पी एक्स, मतलब कि प्राइस और एम एक्स को माइनस करोगे। ठीक है। तो 20 -10 10 एम सॉरी, इसको और इसको माइनस करना है। 16 में से 10 गए 6, 10 में से 10 गए 0, 10 में से 4 गए -6, 4 में से 10 गए। ठीक है। 0 में से -10, तो हमारे को कहाँ पे हमारा बेस्ट इक्विलिब्रियम है, 0 पे। ठीक है। यहाँ पे mu इज मोर देन p, नहीं चलेगा। यहाँ पे mu इज लेस देन p, ये भी नहीं चलेगा। हमें चाहिए mu इज इक्वल्स टू p। तो आपकी बेस्ट कंडीशन कौन सी है, थर्ड वाली।
थर्ड यूनिट जो है आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है, तो आपको थर्ड यूनिट पे रुक जाना चाहिए। कंज्यूमर का मजा सबसे ज्यादा आ जाएगा थर्ड यूनिट पे। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस पोजीशन को चेंज करने में, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने कुछ भी पैसे दे के सामान खरीदा, कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीदा, मैं उससे इतनी सेटिस्फाइड हूँ, आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद द कॉम्बिनेशन आई बॉट, कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको चेंज करने में। मेरा जो उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, मैं उसी खर्चे में हाईली सेटिस्फाइड हूँ। तो इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये पोजीशन ऑफ नो चेंज कहलाता है, या फिर आपका एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर के अंदर आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेते हो? तो इसके पीछे दो कारण हैं, एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है इनकम। तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे आप किसी गुड को खरीदते हो, उसकी फर्दर यूनिट्स के साथ उसकी मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाती है। तो आपको वो देखना है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। दूसरा, जैसे जैसे आप खर्च करते चले जाते हो, आपकी इनकम कम होती चली जाती है। तो आपके पास एक लिमिटेड इनकम होती है जिसके अंदर है कि आपको खर्चे करने होते हैं, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो वो जो एक कॉम्बिनेशन बनता है जो आपके टोटल खर्चे में आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है, वो उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे आप वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को पा लेते हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता उस कॉम्बिनेशन को चेंज करने में, आपको वही कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट लगता है। इसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने जो है 60 रुपये के स्प्रिंग रोल लिए हैं और 40 रुपये के मोमोज लिए हैं, तो उसके पीछे ये कारण है कि मैं अगर खाली स्प्रिंग रोल खाता तो मैं बहुत बोर हो जाता, है ना। मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। 60 रुपए के स्प्रिंग रोल के अंदर मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मुझे मोमोज भी खाने हैं, तो मेरे को मोमोज 40 रुपए के काफ़ी सेटिस्फेक्शन दे देते हैं। जब मैंने ये कॉम्बिनेशन देखा कि 60 रुपए के स्प्रिंग रोल और 40 रुपए का मोमोज मेरे को 100 रुपए में अल्टीमेट वो दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो आप उस कॉम्बिनेशन पर स्टिक हो जाओगे। आपके पास जब भी 100 रुपये हुआ करेंगे और आपको यही मार्केट में खाने का मन करा करेगा, तो आप इसी कॉम्बिनेशन में सामान लिया करोगे, ठीक है। तो जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ से मिल रही है, तो आपका क्या इंटरेस्ट होता है कि मेरा ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सेट हो रखा है, इस कॉम्बिनेशन को मुझे चेंज नहीं करना। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग 60 रुपये का स्प्रिंग रोल एंड 40 रुपीज़ का मोमोज, दैट गिव्स मी अल्टीमेट हैप्पीनेस। सो आई डोंट वांट टू चेंज दिस कॉम्बिनेशन। कोई मुझे आके ये बोले कि तुम 40 रुपये के स्प्रिंग रोल खा लो और 60 रुपये के मोमोज खा लो, तो मैं नहीं करूँगा। मुझे स्प्रिंग रोल 60 रुपये में भी सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और 40 रुपये के मोमोज में ही मेरे को मज़ा आता है। आप जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस में पढ़ सकते हो। अभी मैं आपको सिंगल कमोडिटी केस समझा रही हूँ। सिंगल कमोडिटी के अंदर क्या होता है, जब आप कोई कमोडिटी लेते हो तो उसका प्राइस देते हो जो कि रुपीस में होता है, ठीक है। उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है जो कि यूटिल्स में मिलती है, ठीक है। अब एक चीज आपको रुपये में दे रखी है और एक चीज आपको जो है मार्जिनल यूटिलिटी आपको यूटिल्स के अंदर दे रखी है। अब नाउ आपके साथ क्वेश्चन आता है कि इन दोनों को कंपेयर कैसे करें। एक चीज रुपीज में है और दूसरी चीज यूटिल में है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, वहां पे प्रॉब्लम आती है। उसके अंदर आप क्या करते हो, मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी, उसको आप रुपी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको उसको कन्वर्ट करना होगा रुपी के अंदर, दैट इज MUM। जैसे कि लेट्स सपोज 1 रुपया आपको एक यूटिलिटी के बराबर है, 1 रुपया 1 यूटिलिटी के बराबर है। तो अगर आपको MUM निकालना है, ठीक है, आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इन रुपीस, आपको रुपीस में अगर निकालना हो तो आपको MUX अपॉन में MUM करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज आपको यूटिल्स में दे रखी है, ठीक है,
जो आपको यूटिल्स के अंदर दे रखा होगा, जैसे कि अगर 20 दे रखा है या 16 दे रखा है, उसको डिवाइड करना होगा एमयूएम से। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 रुपए एक यूटिलिटी के बराबर है, तो आप उसको 1 से डिवाइड करोगे, तो ऐसे आपका जो है एमयूएक्स आ जाएगा रुपयों में, दैट इज 20 रुपीज या 16 रुपीज। ये मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा समझाऊंगी, जिसके थ्रू आप ये कंपेयर कर सकते हो, जिस पॉइंट पे आपका MUX इज इक्वल टू PX है, वहां पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, इसको मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू करके दिखाती हूँ। इतनी बात समझ में आई? एक चीज गिवन है, एक चीज यूटिल्स में गिवन है। यूटिल्स वाली चीज को हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, वो मैं अभी आपको करके बताती हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि आपने जो है 6 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ली, और हर यूनिट का जो प्राइस है वो 10 रुपये है। आपने हर कमोडिटी जो खरीदी उसका 10 रुपये प्राइस है, उसकी आपको कुछ मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है, सबसे पहले हम वो करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और दी हुई है कि हमने अज्यूम करा है कि एक यूटिल 1 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो एक यूटिल 1 रुपये के बराबर है, तो उसको आप कन्वर्ट करके रुपए में बताओ। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, प्राइस जो है वो आपको रुपीस में दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आपको यूटिल्स में दी हुई है। ठीक है, इस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या, हाँ, अच्छा, ये कहते हैं कि इन्होंने प्राइस जो है वो रुपीस में दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी जो है यूटिल्स में दी हुई है। आपको वो जो मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में है, उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है। और उसमें कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने एक सिंपल लाइन दी हुई है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है, MUM, आपको 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी दे रखा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर 20 रुपए है, 20 यूटिल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीस, 20 डिवाइड बाय m। इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ क्या है ये। MUX, MUX रुपीस में निकालने के लिए आपको MUX ये वाला यूटिल्स वाला डिवाइड करना पड़ेगा MUM से। ठीक है, इसका मतलब है 20 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, 16 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, 4 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 से। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, हाँ, इसकी वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं ये बात दोबारा समझा रही हूँ। आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है यूटिल्स में दिया हुआ है, साथ ही साथ क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है कि मार्जिनल यूटिलिटी को एम को हम ये मान के चलेंगे कि एक यूटिल 1 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को रुपीस में कन्वर्ट करना होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो यूटिल्स में दी हुई है, उसको डिवाइड करना होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो था वो आपको सबसे पहले दे रखा था 20 रुपये, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन्होंने 1 रुपया बताई हुई है, तो हमने 1 रुपये से उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये अब जो हमारे पास आया है, ये आइटम हमारा रुपीस में है, ये सब रुपीस में है, और ये चीज भी हमारे रुपीस में है। अब हम कंपेयर करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे कहाँ पे रुपीस सेम है। हमारा रुपीस सेम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे MUX माइनस PX जो है 20 माइनस 10, 10, 6, 0,
ये बात समझ में आई? तो जिस पॉइंट पे एम यू एक्स और पी एक्स बराबर हैं और माइनस करके जीरो आंसर आ रहा है, ये स्टेट है इक्विलिब्रियम की। ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले एम यू एक्स मोर देन पी एक्स, एम यू एक्स वॉज मोर देन पी एक्स। एम यू एक्स मोर देन पी एक्स का मतलब ये है, आप जितना सामान ले रहे हो, आपको जितने पैसे दे रहे हो उससे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ठीक है। तो अगर आप 100 रुपये दे रहे हो पर मज़ा आपको 200 रुपये का आ रहा है, तो जब मज़ा ज़्यादा आ रहा होता है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हो कि नहीं खरीदते? तो अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। ठीक है। ये वाली सिचुएशन में एम यू एक्स इज लेस देन पी एक्स। जब आपको ये लगता है जितने मैं पैसे दे रहा हूँ उतना मज़ा नहीं आ रहा, फिर क्या उस चीज़ को खरीदते हो? कभी नहीं खरीदते, वो भी आपका इक्विलिब्रियम नहीं है। यहाँ पे आपका होता है एम यू एक्स इज इक्वल, यहाँ पे आपको लगता है जितने मैं पैसे दे रहा हूँ उतना ही मज़ा आ रहा है, इसको जो है इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं। समझ आया? इसको अब मैं ग्राफिकली प्लॉट करूँगी। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम एक तरफ प्राइस दिखाएंगे और आपका एम यू दिखाएंगे और एक तरफ यूनिट्स दिखाएंगे। यहाँ पे आपके यूनिट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम नंबर 20 तक दिया हुआ है, 4 8 12 16 20। ठीक है, और ये नेगेटिव में भी जा रहा है 16 तक, -4, -8, -12, -16। ठीक है, इतना समझ में आया? इस तरफ हम लिखेंगे प्राइस एंड एवन्यू, इस तरफ हम लिखेंगे यूनिट्स। ठीक है। तो मैं प्राइस का बताती हूँ। प्राइस जो है, जब हमने एक यूनिट लिया तब भी 10 रुपए था, जब हमने 2 यूनिट लिया तब भी 10 रुपए था। तो हर बार इसका प्राइस सेम रहा है। क्या प्राइस में कोई चेंज आया था? क्या प्राइस में कोई चेंज आया? हाँ। इस क्वेश्चन में प्राइस सारे टाइम पे सेम था, चाहे पहला यूनिट ले लो, चाहे दूसरा यूनिट ले लो, चाहे छठा यूनिट ले लो, हर बार आपको 10 रुपए देने थे। तो प्राइस का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बना। समझ आया? वहीं पे अब हम यूटिलिटी को देखते हैं। फिर थी आपकी 16, फिर थी आपकी 10, फिर थी आपकी 4, फिर थी आपकी 0 और फिर थी आपकी -6। थोड़ा सा मेरा गलत हो गया। ये समझ में आया? प्राइस आपका स्ट्रेट लाइन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो और आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार गिर रही है, वो नेगेटिव हो जाती है। जिस पॉइंट पे प्राइस और आपका जो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपस में कनेक्ट होता है, आपस में क्रॉस करता है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया थर्ड यूनिट एट द प्राइस ₹10। ठीक है। तो थर्ड यूनिट एट द प्राइस ₹10 आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वाला टाइम है, वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ये बात समझ में आई? इतना धीरे? यस। मैं कह रही हूँ अगर इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करें,
अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो इसका प्राइस जो है हर यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए सेम था, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई कि 1 रुपये, एक यूनिट के ऊपर भी 10 रुपये का है, दूसरे यूनिट पे भी 10 रुपये का है, तीसरे यूनिट पे भी 10 रुपये का है। तो हम उस लाइन को कनेक्ट करते चले गए तो 10 रुपये की एक लाइन बन गई प्राइस की। ठीक है। जब हमने एम यू एक्स को प्लॉट जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट किया 20, 16, 10, 4, 0, -6, तो ये हमारा इस तरह से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन गई। ठीक है। जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में कटी, जो स्ट्रेट लाइन है और डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ये दोनों आपस में कट जहाँ पे हुई, उस पॉइंट से जो लाइन नीचे जा रही है वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्टेट है, वो लाइन है थर्ड यूनिट पे। ठीक है। ये वाली जो थर्ड लाइन है, ये जो लाइन जा रही है इस लाइन से यहाँ पे कट हुई, यहाँ से जो लाइन जा रही है ये ये आपका कंज्यूमर, समझ आया? ठीक। एक बार उसके बाद हम टू कमोडिटी केस में आते हैं। पहले हमने सिंगल कमोडिटी पढ़ी कि एक इंसान एक ही कमोडिटी खरीद रहा है, मतलब मोमोज खा रहा है तो मोमोज ही खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है तो आइसक्रीम ही खा रहा है, स्प्रिंग रोल खा रहा है तो स्प्रिंग रोल ही खा रहा है। बट क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कि हम एक ही चीज लेते हैं? क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कि हम एक ही चीज ले रहे हैं? ऐसा नहीं होता। हम जनरली एक से ज्यादा चीज लेते हैं। होल्ड करना। मुझे एक बात बताओ, क्या रियल लाइफ में जब आप पैसे खर्च करने जा रहे हो तो एक चीज लेते हो या एक से ज्यादा चीजें लेते हो? एक से ज्यादा लेते हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एक चीज तो पे सारे पैसे खर्च नहीं करोगे, आप कम से कम दो चीजें तो लोगे ही लोगे, है ना? 100 रुपये मिले तो 100 रुपये की मैं एक ओरियो नहीं खाऊंगी, मैं और भी चीजें ले सकती हूँ, कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। ठीक है ना? तो इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि हम वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बनाते हैं जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है। ये होता है टू कमोडिटी केस। जब हम ये मान के चलते हैं कि एक इंसान सिर्फ एक कमोडिटी नहीं ले रहा है, एक से ज़्यादा कमोडिटी खरीद रहा है, दो कमोडिटी ले रहा है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, उसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। कि हम सिर्फ एक चीज़ से अपना सेटिस्फैक्शन नहीं कर पाते, हम एक से ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। ठीक है। इसको रीड करो अक्षर। टू कमोडिटी केस के अंदर क्या कहता है? सबसे पहले कि हमें एक चीज़ समझनी होती है। अगर हम लेट सपोज दो कमोडिटीज़ का एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी, तो सबसे पहले हम एक्स कमोडिटी का इक्विलिब्रियम देखते हैं कि कब होता है जनरली इन केस के अंदर भी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब म्यू एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के बराबर होगा तब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये बात समझ में आई? ये बात मैंने पहले बताई थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए एम यू एक्स पी एक्स के बराबर होना चाहिए, है ना? उसी तरह से अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स अगर एम यू एम के बराबर है तो भी सेटिस्फैक्शन है। मतलब कि पहले केस के अंदर अगर मैं देखूं, पहले केस में एम यू एक्स था आपका 20, ठीक है, और पी एक्स था आपका 10, और एम यू एम आपको दे रखा था 1 रुपये 1। तो क्या ये कट कटा के सेम आ रहा था? क्या ये दोनों बराबर आ रहे थे पहले केस में? पहले यूनिट में क्या ये पहले यूनिट में एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू एम के बराबर आ रहा था? समीर अक्षत, ये बात समझ में आई कि दोबारा बताऊं? हाँ, आवाज नहीं आ रही? मैं क्या कह रही हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर था? हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट पे क्या हो,
थर्ड यूनिट पे हम एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। थर्ड यूनिट पे एम यू एक्स क्या है? थर्ड यूनिट पे एम यू एक्स क्या है? 10। थर्ड यूनिट पे पी एक्स क्या है? और हमें एम यू एम की वैल्यू क्या दी हुई है? एम यू एम की 1। क्या ये सेटिस्फाई, ये बात सेटिस्फाई हो रही है ना? तो ये सिचुएशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जहां पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू एम के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? उसी तरह अगर मेरी कोई कमोडिटी वाई होती, वाई कमोडिटी, तो वहां पे मेरा होता है एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। ये बात भी समझ में आई? अगर मेरी कोई वाई कमोडिटी होती तो उसके अंदर ये होता है एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम, है ना? इतनी बात समझ में आई? इन दोनों को कंपेयर करते हुए, इसको और इसको कंपेयर करते हुए क्या मैं ये कह सकती हूँ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम यू एम? क्या मैं ये बात कह सकती हूँ? पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से क्या मैं ये बात कह सकती हूँ? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। ये भी एम यू एम के बराबर है, ये भी एम यू एम के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, कह सकती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ ए बी के, हाँ, अगर मैं कह रही हूँ पहली, ये फर्स्ट है, एम यू एक्स पी एक्स के बराबर, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू एम के बराबर है, ठीक है? और एम यू वाई पी वाई के बराबर, पी अपॉन पी वाई एम यू एम के बराबर है। मतलब कि अगर ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है और ये बी है, दोनों एम यू एम है ना? दोनों एम यू एम है। अगर ए जो है बी के बराबर है और बी अगर सी के बराबर है, तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ ए जो है वो सी के बराबर है और वो बी के बराबर है? ये बात मैं कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती? कह सकती हूँ ना? सिमिलरली ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? इक्वेशन नंबर 1, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम, ठीक है? सेकेंड इक्वेशन सेज एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। सेकेंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, समझ आया? इसके बेसिस पे तीसरी इक्वेशन निकली जो कहती है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। ये बात समझ में आई? उसी बेसिस पे अगर मैं ये हटा दूं, ठीक है, और मैं इसको क्रॉस कर दूं, मतलब कि ये इधर चला जाए और ये इधर आ जाए, तो सारे p वाले एक तरफ हो जाए, m वाले एक तरफ हो जाए, तो पी वाई अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन एम यू एक्स। ये भी एक इक्वेशन बन जाती है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया?